दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे क्वार्टर थ्री की तैयारी कर ली है और हमारे सामने इसकी डेट भी आ चुकी है। तो कैसा रिजल्ट रह सकता है, क्या है संभावना और पिछले रिजल्ट कैसे रहे, 2-3 सालों में कैसा प्रदर्शन किया है कंपनी ने, समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को जो बड़ा ट्रिगर मिलेगा वो बजट से मिलेगा। इस बार बजट में अपेक्षा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर खास फोकस किया जा सकता है, कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। क्या क्या अपेक्षा है उसको समझने की कोशिश करेंगे और बिल्डर लॉबी क्या कह रही है, इस समय सरकार को क्या राहत देनी चाहिए रियल एस्टेट सेक्टर को। वैसे तो आज रियल एस्टेट सेक्टर काफ़ी ज़बरदस्त गिरा और देख सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें हैं, जो उन्होंने बातें कही, उससे बाजार दबाव में आ गया। आज भारी भरकम गिरावट हुई, बाजार एक तरह से क्रैश कर गया। बाजार में क्या गिरावट की वजह बनी वो भी जानिए, तो आज ऑलरेडी हमारा वीडियो बन चुका है, जाके आप जरूर देखें। अब बजाज हाउसिंग की आगे की क्या संभावना बनेगी उसको समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई 114 पर। क्लोजिंग कल की 114 के आसपास ही थी, यानी शुरुआत फ्लैट में हुई क्योंकि सुबह बाजार की शुरुआत पॉजिटिव हुई थी। इंट्राडे में 115 का इसने हाई बना लिया क्योंकि सुबह शुरुआत बाजार की 200 पॉइंट की तेज़ी के साथ हुई थी। लेकिन जैसे जैसे बाजार गिरा ये स्टॉक भी नीचे की तरफ आया, 112 का इसने इंट्राडे का लो बनाया। अंत में क्लोजिंग 113 के आसपास रही, जहाँ पे 0.92% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन बाजार में तूफानी गिरावट थी, तो ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। 188 का हाई बना के स्टॉक 113 114 पे आ गया, तो अब और क्या गिरेगा। और इसी वजह से आज इसमें कोई खास इतनी गिरावट नहीं हुई। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो इस महीने की शुरुआत में स्टॉक लगभग 127-28 के आसपास था। 1 जनवरी को इसकी क्लोजिंग 127 पर हुई थी और इंट्राडे का जो हाई बना था वो 129 बना था। उसके बाद लगातार गिरावट का दौर शुरू हुआ और आप देख सकते हो कि 7 जनवरी तक स्टॉक गिरा, जिसकी वजह से 127-28 का जो स्टॉक था वो 120 पे आ गया। 8 जनवरी को एक दिन की तेज़ी बनी, स्टॉक 123 पे वापस आया। उसके बाद 3 दिन लगातार गिरावट हुई, 9 तारीख से लेकर 13 जनवरी, जिसमें स्टॉक गिरते हुए 112 पे आ गया, काफ़ी नीचे आया। फिर 14 जनवरी को एक दिन की तेज़ी बनी, स्टॉक पहुंच गया 115 पे और इंट्राडे में 116 का ही बनाया। उसके बाद 3 दिन लगातार गिरावट हुई और उसमें आप देखिए 15 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक गिरावट की वजह से 113 पे स्टॉक आ गया। 20 जनवरी को इसमें फिर तेज़ी बनी, इंट्राडे में स्टॉक एक बार 116 तक पहुंच गया और आज स्टॉक फिर से गिर के 113 पे आ गया। तो ये जो लेवल है आप देखें 112 113 का, ये काफ़ी दिन से चल रहा है और आप देख ही सकते हो कि 112 के आसपास ऑलरेडी पहले भी प्राइस 13 जनवरी को आ चुकी थी। तो गिरावट बड़ी भी होगी तो भी स्टॉक में अब यहाँ पे ठहराव सा आ गया है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है नोटिस के माध्यम से कि यहाँ पे कंपनी अपना क्वार्टर थ्री का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। डेट हमारे सामने आ चुकी है, तो मंडे 27 जनवरी 2025 को कंपनी अपना क्वार्टर थ्री का रिजल्ट और साथ में 9 महीने के रिजल्ट साथ में डिस्कस करेंगे। तो ये देख सकते हो कि इसके लिए इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। तो कंपनी का जो नियम है सेबी के रूल्स के तहत कि एक बार रिजल्ट की तैयारी हो जाती है तो इनसाइडर ट्रेडिंग को बंद की जाती है, ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाती है। फिर कंपनी के जो प्रमोटर है, जो बोर्ड के मेंबर्स है और साथ में जो एम्प्लॉयज़ है, उन सब के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाती है। वो 1 जनवरी से हो चुकी है। तो अब ये जो ट्रेडिंग विंडो खुलेगी ये 29 जनवरी को खुलेगी, बुधवार के दिन। उसके बाद वो अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू कर पाएंगे, अपने हिसाब से ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो रिजल्ट हमारे सामने आने की उम्मीद है। अब रिजल्ट की क्या संभावना हो सकती है, पिछले रिजल्ट को अगर देखें तो काफ़ी बेहतर लगातार रिजल्ट रहे। सबसे पहले बात करें रिवेन्यू की, तो सितंबर 2023 में 1911 करोड़ का टोटल रिवेन्यू था। सितंबर 2024 में ये बढ़ के 2410 करोड़ तक पहुंच गया और जून क्वार्टर में अगर आप देखें तो 2209 करोड़ के आसपास था। यानी कंपनी का रिवेन्यू बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो एक अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। लगातार कंपनी का रिवेन्यू बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें फाइनेंसिंग प्रॉफिट की, तो 585 करोड़ के आसपास फाइनेंसिंग प्रॉफिट था सितंबर 2023 में, जो सितंबर 2024 में बढ़ के 718 करोड़ तक पहुँच गया। और बात करें जून क्वार्टर की तो ये 640 करोड़ के आसपास था। तो बिल्कुल फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो यहाँ पे लगातार बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो 708 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया क्वार्टर 2 में, जो क्वार्टर 1 में 630 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 575 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वृद्धि हुई है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लें या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो 546 करोड़ का बताया क्वार्टर 2 में, जो देख सकते हो कि यहाँ पे क्वार्टर 1 में 483 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखेंगे यानी सितंबर 2023 में तो 451 करोड़ के आसपास था। तो बिल्कुल नेट प्रॉफिट में भी लगातार वृद्धि हुई है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो ईपीएस में वृद्धि हुई है, 0.66 रुपीज़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 0.62 रुपीज़ के आसपास था, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.67 रुपीज़ के आसपास था, उसमें हल्की सी कमी आई है। एनपीए की बात करें तो 0.29% रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 0.28% था, पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.24% था। ग्रॉस एनपीए हल्का सा अब बढ़ के आया है। और नेट एनपीए की बात करें 0.12% के आसपास, जो पिछले क्वार्टर में 0.11% के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.09% के आसपास था। यानी एनपीए भी थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन कोई खास एनपीए तो नहीं है। अब यहाँ पे बात करें इसके ईयर ऑन बेसिस पे रिजल्ट की, तो मार्च 2021 में 3155 करोड़ का टोटल कंपनी का रिवेन्यू था, जो मार्च 2024 में बढ़ के 7617 करोड़ तक पहुँच गया। यानी पिछले 3-4 सालों में रिवेन्यू डबल हो चुका है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें 635 करोड़ का फाइनेंसिंग प्रॉफिट बताया था मार्च 2021 में, जो मार्च 2024 में बढ़ के 2201 करोड़ तक पहुंच गया, यानी 3 गुना से ज़्यादा और लगातार हर साल फाइनेंसिंग प्रॉफिट तेज़ी से बढ़ रहा है। अब बात कर ले नेट प्रॉफिट की, तो देख सकते हो कि मार्च 2021 में 453 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो मार्च 2022 में बढ़ के 710 करोड़ तक पहुँच गया और मार्च 2023 आते ये 1258 करोड़ तक पहुंच गया, जो मार्च 2024 में 1731 करोड़ तक पहुंचा। यानी नेट प्रॉफिट में 3 गुना के ऊपर वृद्धि हुई है और हर साल तेज़ी से नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। उसी तरह से ईपीएस में वृद्धि हुई है, 0.93 रुपीज़ के आसपास था मार्च 2021 में, जो देखो कि मार्च 2024 आते थे 2.58 रुपये तक पहुँच गया। काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है। तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे अनचेंज है 88.75% पर। एफआई की बात करूँ कि 1.68% की होल्डिंग थी सितंबर क्वार्टर में, जो दिसंबर में 1.11% हो गई, यानी एफआई ने अपनी बिकवाली की है। डीआई की बात करूँ कि 1.83% की होल्डिंग थी, जो घट के 0.82% पर आ गई है, यानी बड़े फंड हाउस ने भी जम के बिकवाली की है। यहाँ पे गवर्नमेंट की होल्डिंग आपको जाती हुई दिखाई देगी, 0.11% की होल्डिंग थी सितंबर क्वार्टर में। इस समय आपको गवर्नमेंट की होल्डिंग नहीं दिखाई देगी, यानी गवर्नमेंट ने जो उनके अपने शेयर थे वो सारे बेच दिए, यानी सरकार ने अपनी होल्डिंग को बेच दिया है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है, 7.63% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो दिसंबर में 9.32% हुई है। तो सबके जो शेयर है इस समय जनरल पब्लिक के पास आते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो एफआई, डीआई हो या सरकार हो। अब यहाँ पे यूनियन बजट आ रहा है 2025 का, और आप देख सकते हो कि वाधवा ग्रुप की तरफ से जो एमडी नवीन मखीजा है, उनका कहना है कि सरकार को अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर खास सब्सिडी देनी चाहिए। अफोर्डेबल हाउसिंग को वाकई में अफोर्डेबल करना चाहिए ताकि हर कोई घर खरीद पाए। तो इस समय सरकार से क्या क्या डिमांड है, तो सबसे बड़ी बात तो है अफोर्डेबल हाउसिंग की। तो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में देखें, अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर सरकार को जो मदद करनी चाहिए, कुछ लैंड अफोर्डेबल होनी चाहिए और टैक्स में राहत देनी चाहिए। तो इस समय अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर खास फोकस है। दूसरा है टैक्स बेनिफिट, सरकार को टैक्स कम करना चाहिए होम लोन के ऊपर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं जो उसको बेनिफिट दें उनको। जो दूसरी और सरकार की तरफ से जो आप देखें स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, उसमें भी फ़ायदा देना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर सरकार को खास फोकस करना चाहिए। इसके लिए कुछ अलग से कुछ सरकार को पॉलिसी लानी चाहिए। और जीएसटी में राहत मिलनी चाहिए रियल एस्टेट सेक्टर को, ताकि आने वाले समय रियल एस्टेट सेक्टर सर्वाइव कर जाए। तो ये सारी डिमांड है इस सेक्टर की। अब देखो सरकार क्या क्या पूरा करती है, ये हमें बजट में पता चलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।